arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts. देखिए बेटे, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि बेस्ड होती है रिडक्शन पोटेंशियल पर। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, आइए इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। पहले सीरीज क्या है, देखिए बेटे, ये हमारे सामने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिप्रेजेंट की गई है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड है, इस सीरीज के जो मेंबर्स हैं आप इन्हें याद कैसे रखोगे? सबसे पहले कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे अगर आप इसे याद रखना चाहते हो तो आप याद रख सकते हो लिकबा, सरकाना, मगअल, मंजन, करफे, कड़को, नीसन, पभ। और उसके बाद हम एक वर्ड याद रख लेंगे, दैट इज CHAPU, चापू। मैंने ये नाम लिख दिए हैं, लिकबा, सरकाना, मगअल, मंजन, करफे, कड़को, नीसन, पभ और चापू। देखिए बेटे, ये सीरीज जो है ये बेस्ड होती है रिडक्शन पोटेंशियल पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है, तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसके पास रिड्यूस होने की पावर ज्यादा होती है। अगर वो रिड्यूस होने की पावर ज्यादा रखता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉपर, मान लीजिए मेरे पास कॉपर सल्फेट के फॉर्म में है, अपने सॉल्ट के फॉर्म में है, और मैंने इसमें जिंक का रिएक्शन करवाया। जब मैंने जिंक को डाला तो कॉपर और जिंक में हमें यह जानना होगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो सबसे पहले इस सीरीज में इस बात को ध्यान रखिएगा कि डाउन द ग्रुप जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमारा ज्यादा है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो कॉपर रिड्यूस होना चाहता है, इसका मतलब जिंक इस रिएक्शन को परफॉर्म करके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कॉपर इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अगर हम एक छोटे टर्म में बात करें तो आप बोल सकते हो कि वो मेटल जो ऊपर पाए जाते हैं वो नीचे वाले मेटल्स को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो जिंक क्योंकि ऊपर है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, वैसे ही Mg एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, क्रोमियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो उस बेसिस पर अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इन मेटल्स को एक ऑर्डर में सेट कीजिए। किस ऑर्डर में? इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। तो इनमें आपके पास एल्यूमिनियम है, आप एल्यूमिनियम को सर्च कर लीजिए। हमारे पास कॉपर है, हमने कॉपर को सर्च कर लिया। हमारे पास Fe है, हमने Fe को सर्च कर लिया। हमारे पास Mg है, बेटे हमने Mg को सर्च कर लिया। और जिंक है, हमने जिंक सर्च कर लिया। अब इन सभी मेंबर्स में अगर आप देखोगे बेटे तो सबसे ऊपर Mg है, मतलब Mg सबको डिस्प्लेस कर सकता है। तो पहले Mg लिख दीजिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम आया, फिर जिंक आया, देन आयरन एंड देन कॉपर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3.2, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। आपको बेटे पोटेशियम का, सिल्वर आयन का, Hg2 से Hg का, Mg2 पॉजिटिव से Mg का और Cr3 पॉजिटिव से Cr का सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। आप देख सकते हो इन सभी में ये रिड्यूस हो रहे हैं। अगर ये सभी रिड्यूस हो रहे हैं इसका मतलब आपके सामने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी होती है कि रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब होता है। देखो बेटे, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट लिखने पर यह वर्ड इजी हो जाता है, लेकिन रिड्यूसिंग पावर लिखने सामने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिड्यूसिंग पावर क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वो जो इजीली क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाता हो, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल डाटा से आप क्या समझोगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो इजीली रिड्यूस हो जाता है।
और जो इजीली रिड्यूस होता है हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ रिड्यूसिंग पावर यानी रिड्यूसिंग एजेंट खोजना है तो रिवर्स बात करते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और आप उसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हो। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर आप देखोगे तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा या उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। हमारे पास पोटेशियम का जो डाटा मिल रहा है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव में है। इसका मतलब पोटेशियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। पोटेशियम के बाद आपको दूसरी वैल्यू जो मिल रही है वो Mg की दिख रही है, यानी पोटेशियम के बाद हम Mg को ले सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो मुझे क्रोमियम यहां से दिख रहा है, क्रोमियम के बाद Hg और फिर Ag। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3.3 depict the galvanic cell in which the reaction zinc solid 2Ag positive aqueous form Zn2 positive aqueous and 2Ag solid takes place। आपको बताना है which of the following electrode is negatively charged, the carrier of the current in the cell and invisible reaction at each electrode। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करके दीजिए। देखिए बेटे, गैल्वेनिक सेल को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक पॉइंट याद रखते हैं। पॉइंट क्या है? लोन। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन करवाइए। याद रखने के लिए इजी है, ऑक्सीडेशन जहां होता है बेटे उसे एनोड कहा जाता है एंड द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। मतलब सबसे पहले जिंक का आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो आप जिंक का ऑक्सीडेशन करवाइए, उसके बाद डबल ऑब्लिक का साइन और उसके बाद हम Ag प्लस का बेटे रिडक्शन करवाएंगे। यानी अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये वाला एरिया हमारा एनोड है, ये वाला एरिया हमारा कैथोड है। सेल को रिप्रेजेंट करते समय जो आयन है उसके आगे एक्वस लिख दीजिएगा और जो मेटल है वो हमारे सॉलिड स्टेट में है। ये है पहला रिप्रेजेंटेशन कि आप कैसे अपने सेल को रिप्रेजेंट करोगे। अब इस सेल को जब आप रिप्रेजेंट कर दे रहे हो तो उसके बाद हमारे पास पूछा है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो लोन याद रखने में देखो इजी क्या था, आपने जो ऑक्सीडेशन जहां करवाया है उसे एनोड कहते हैं और उसका इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब हमारा जो जिंक है वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमारा पहले का आंसर तो मिल गया, जिंक हमारा इलेक्ट्रोड वो नेगेटिव चार्ज फॉर्म में देखने को मिलेगा। द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल। अब आपसे दूसरी चीज पूछी जा रही है कि कैरियर बताइए। देखो बेटे, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर आप समझना चाहते हो तो देखिए किस तरीके से क्लियर कर सकते थे। मेरे पास मैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आपके सामने रिप्रेजेंट करके दे रहा हूं। ये सोल्यूशन के लिए नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आप समझ सकें कि किस तरीके से हमारा सिस्टम तैयार हो रहा है। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है जिसे हमने Zn2 पॉजिटिव के एक्वस सोल्यूशन में डिप किया हुआ है। वैसे यहाँ पे हमारे पास सिल्वर का रॉड है और ये जो सिल्वर रॉड है बेटे ये मौजूद है हमारे पास Ag प्लस के एक्वस सोल्यूशन में। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है किससे? सॉल्ट बेस से, और इन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से। ये हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट हो गई। इस सेल में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बात उठती है कि जिंक क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर क्यों नहीं हो रहा। अभी मैंने इसके पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी। सीरीज में सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, यानी सिल्वर इजीली रिड्यूस होना चाहता है, इसलिए सिल्वर सिस्टम से रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ सिल्वर रिड्यूस हो रहा है और जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं जिंक से वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से होते हुए फ्रॉम दिस एरिया मूव करते हुए वो यहां पहुंचेंगे किसके पास? सिल्वर इलेक्ट्रोड के पास। और जब वो सिल्वर इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेंगे तो सिल्वर वहां पे Ag प्लस रिड्यूस होता चला जाएगा और सरफेस पर कलेक्ट होता हुआ आपको दिखेगा। जिंक की रॉड की थिकनेस लगातार कम होती जा रही होगी। ये पर्टिकुलर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स देखिए इस तरीके से जा रहे थे। इसका मतलब हमारे सर्किट का जो करंट होगा, जो मेन कंडीशन हुई, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। क्योंकि करंट
यहां से यहां मूव कर रहा है, ये कैथोड कहलाता है, और इसे हाई पोटेंशियल और इसे लो पोटेंशियल देंगे। आपने अभी देखा था जिंक को मैंने निगेटिव चार्ज यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड भी बताया था। अब जब करंट इस तरीके से फ्लो हुई बेटे, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता आउटर सर्किट, तब हम जो चार्ज फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन से बताते। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया इन द सेल, सेल के अंदर क्या होगा, तो सेल में लगा हुआ है सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज में बेटे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं, जब सोल्यूशन में जिंक आयन बनने लग जाएगा, क्यों बनेगा, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉलिड जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव में, तो उसको बैलेंस करने के लिए सिस्टम में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके निगेटिव वाले आयंस लाइक Cl माइनस, NO3 माइनस इस जिंक को न्यूट्रलाइज करने आएंगे। वैसे ही जब Ag पॉजिटिव सोल्यूशन में जाके डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो जो उसके साथ निगेटिव वाला आयन होगा वो सोल्यूशन में कलेक्ट होना लग जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए हमारे सॉल्ट ब्रिज से इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव वाले आयंस आने लग जाएंगे लाइक K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो सर्किट इंटरनल सर्किट है उसमें पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ये है। अगर पॉजिटिव चार्ज का ये डायरेक्शन है तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, और ये करंट जो फ्लो हो रहा है ये हो रहा है ड्यू टू आयंस। तो हमारे पास आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स है, और जो इंटरनल सर्किट है अगर मैं उसमें बात करूं तो उसमें चार्ज कैरियर आयंस है। तो द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, आपका आंसर क्या होगा, आयंस। लास्ट थर्ड पार्ट पूछा गया कि इंडिविजुअल रिएक्शन बताइए, तो वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये थर्ड पार्ट हमारा यहां मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.4, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल in which the following reaction takes place. Calculate delta G naught and equilibrium constant for the reaction. देखिए बेटे, हम आपसे क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई। पहला पूछा गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताइए, इसके अलावा डेल्टा G नॉट बताइए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा G नॉट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो उन सबके लिए सबसे पहले हमें E नॉट सेल को निकालना ही पड़ेगा। और E नॉट सेल कैसे निकालते हैं, आइए पहले इसको समझते हैं फिर आगे बात करते हैं। मुझे अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेटे E नॉट सेल निकालना होता है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये फॉर्मूला ईएमएफ निकालने के लिए यानी सेल का E नॉट सेल निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब इस E नॉट सेल को निकालते समय एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो कैथोड और एनोड आप लिखोगे उसमें दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल ही इन्फॉर्म करोगे। देखिए बेटे, क्वेश्चन एनसीईआरटी में है इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज इनके लिए नहीं दी गई हैं, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दिए हुए मिलेंगे। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना देके आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यूज गिवन करेंगे। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अभी, तो ये डाटा देखने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सर्च करना होगा। इस सीरीज को देखने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कैथोड बन रहा है और कौन एनोड। आप देख सकते हो मेरे पहले वाले इक्वेशन में क्रोमियम 0 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में जा रहा है। इसका मतलब हमारा क्रोमियम वाला जो एरिया है वो हमारा एनोड बनेगा। तो आपको यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका रखना होगा, क्रोमियम का रखना होगा। और इधर क्या रखना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड जिसका रिडक्शन हो रहा है तो कैडमियम रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल रखना होगा। उसको रखने के लिए सबसे पहले हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सर्च कर लें। आइए देखिए सीरीज में कैसा दिखेगा आपको। इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं कैडमियम सर्च कर रहा हूं। ये देखिए, ये रहा कैडमियम और इसकी वैल्यू कितनी है, -0.40 वोल्ट। कैडमियम +2 से 0 में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको मिल गया। अब दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का देख लेते हैं, +3 से 0 वाला। तो ये क्रोमियम +3 से 0 वाला रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया, इसकी वैल्यू भी आपको मिल गई। दोनों वैल्यूज कॉपी में लिख लेते हैं और आइए वापस मूव करते हैं।
अब मेरे पास इनका रिडक्शन पोटेंशियल है, कैडमियम वाले सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल जो मुझे सीरीज में मिला बेटे वो था -0.40 वोल्ट, और क्रोमियम का जो मुझे रिडक्शन पोटेंशियल मिला वो था -0.74 वोल्ट। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में ही है। कैथोड की वैल्यू पुट कीजिए -0.40, एनोड माइनस माइनस प्लस होने वाला है, वैल्यू आ जाएगी +0.34 वोल्ट। तो मेरा पहला इंफॉर्मेशन तो सॉल्व हो गया बेटे, हमने ई नॉट सेल निकाल लिया अपने पहले वाले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डेल्टा जी नॉट बताइए। तो डेल्टा जी नॉट कैसे निकालिएगा? डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या? डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल इंटू एफ। इस फॉर्मूला में हम अगर वैल्यूज को पुट करें तो हमें डेल्टा जी नॉट मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सबसे पहले एन क्या होता है, एन को समझते हैं। एन बेटे हमारे रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है। आप देखो क्रोमियम हमारे पास मेंशन है, 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव मेरे पास मौजूद है बेटे, कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 2Cr3 पॉजिटिव एक्वस में, और साथ में 3Cd के बीच में। अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो आप ये समझ सकते हो कि एन क्या है। उसके लिए आप किसी एनोड या कैथोड के किसी एक इक्वेशन को फॉलो कर लो। मैं इसे फॉलो कर ले रहा हूं। क्रोमियम 0 स्टेट से +3 के स्टेट में जा रहा है, +3 का चेंज हुआ, लेकिन एक क्रोमियम नहीं है ना रिएक्शन में, 2 क्रोमियम है, तो 6 का चेंज हो जाएगा। अगर आप इसी को कैडमियम से देखते तो कैसे देखते बेटे? अगर आप इसी इक्वेशन को कैडमियम से देखते तो कैडमियम यहाँ +2 से कहा जा रहा है? 0 में जा रहा है। आप कहते सर 2 का चेंज हो रहा है, लेकिन 2 का चेंज, एक कैडमियम यहाँ पे 3 कैडमियम है, मतलब चेंज तो 6 का ही हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे इक्वेशन के लिए एन की वैल्यू क्या है बेटे? 6 है। अगर मुझे एन मिल गया, ई नॉट पता लग गया, तो मुझे एफ पता लगाना होगा। एफ जो है ये चार्ज यूनिट होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 96487 कुलाम होती है, लेकिन इसे हम लोग अप्रोक्स 96500 कुलाम काउंट करेंगे। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा जी नॉट, एन की वैल्यू 6, ई नॉट आपने कैलकुलेट कर लिया था 0.34, और वैल्यू पुट करनी है 96500। यूनिट आ जाएगी कुलाम वोल्ट, और कुलाम वोल्ट को हम जूल कहते हैं। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया कैलकुलेट करने पर 196860.4, आगे क्या लिखेगा? जूल और पर मोल कंडीशन में। रिजल्ट को आप इजी कर सकते हो बेटे, 196.86 किलो जूल पर मोल। अब निकालना है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए बेटे केसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक फॉर्मूला हम ये अप्लाई करते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log KC, जो बेस 10 होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला हम और अप्लाई करते हैं, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n log KC बेस 10। मैं आपको इस फॉर्मूला की हेल्प से इसे सॉल्व करवाने बताने वाला हूं। तो log KC को निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया? n ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.0591। अब क्या करें? अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं पहले। log KC इक्वल्स टू कितना आ गया? आपने n की वैल्यू सेल के लिए निकाल ली थी, 6 था। ई नॉट सेल अभी आपने निकाला था 0.34, और डिवाइड कर लिया हमने इसे 0.0591 से। रिजल्ट कितना आ गया? रिजल्ट आ गया 34.517। अब अगर लॉग को हटा के आप केसी लिखने जा रहे हो तो क्या करिएगा? तब हम लॉग को इधर भेजेंगे तो वो एंटी लॉग बन जाता है। एंटी लॉग आपको निकालना है 34.517 का। बोर्ड एग्जाम में बेटे आपको एंटी लॉग की वैल्यू मेंशन कर दी जाती है। यहां पर कैसे सॉल्व करें? अभी आपके पास मेंशन वैल्यू तो नहीं है, तो आपको एंटी लॉग टेबल देखना पड़ेगा। पॉइंट के पहले की जो डिजिट होती है
वो पावर होती है, तो 10 द पावर 34। अब आपको एंटीलॉग देखना है किसका, 0.517 का, यानी हम एंटीलॉग टेबल ओपन करेंगे और 51 में से स्टार्टिंग के 2 डिजिट के 7 नंबर को देखेंगे। आइए देखते हैं। 51, हमारा 51 कुछ यहां मौजूद है बेटे, और मुझे 51 की 7 नंबर की वैल्यू देखनी है। तो ये 7 वैल्यू मेरे पास ये है। जरा इस वैल्यू को हम बड़ा करें तो आप देख सकते हो, द वैल्यू इज 3.289। तो हम अब करेंगे क्या, इस वैल्यू को मेंशन कर लेंगे अपने क्वेश्चन में। 3.289 एंड द पावर 10 द पावर 34, और ये हमारा आंसर होगा। आइए बेटे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। आपसे कह रहा है कि अगेन सेल्फ पोटेंशियल निकालिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेल्टा जी नॉट निकालिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। इसके लिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट करके दूं तो देखिए, Fe2 पॉजिटिव कॉमा Fe3 पॉजिटिव, डबल ऑब्लिक साइन, Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag। यहाँ Ag पॉजिटिव एक्वस, यहाँ ये सॉलिड, यहाँ दोनों एक्वस। देखिए बेटे एक पॉइंट अगर आप देखोगे तो कुछ जगह पे ऐसा लिखा हुआ दिख सकता है आपको, Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe3 पॉजिटिव। जब दोनों सोल्यूशन होते हैं ना तो बीच में हम लाइन ना खींच के कॉमा लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो मेरे पास ये सेल है और मुझे इस सेल का ईएमएफ निकालना है पहले, और उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कैथोड और एनोड को ढूंढना था। इक्वेशन में आप देख सकते हो मेरा ये एनोड है, Fe2 से Fe3 और Ag से Ag कैथोड है। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको कैथोड चाहिए था, कैथोड मेरा Ag वाला है, तो मैं Ag का रिडक्शन पोटेंशियल पुट करूंगा, माइनस मैं रिडक्शन पोटेंशियल Fe3 से Fe2 पॉजिटिव वाला पुट करूंगा, और जब मैंने वैल्यूज को पुट करूंगा तो मुझे ई नॉट सेल पता लग जाएगा। आइए पहले सीरीज में देखते हैं ये कहां लिखे हुए हैं। सीरीज में अगर आप देखोगे बेटे तो Fe2 से Fe3 यानी Fe3 से Fe2 वाला रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 वोल्ट, और Ag वाली वैल्यू देखोगे तो 0.080। ये दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई हैं। आइए इनको पुट करते हैं। Ag वैल्यू आपको मिली थी 0.80 वोल्ट, सिल्वर वाली Fe वाली मिली थी आपको 0.77 वोल्ट। आपने वैल्यू पुट की, रिजल्ट आ गया 0.03 वोल्ट। इसका मतलब मुझे ईएमएफ मिल गया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एन क्या, आइए इक्वेशन को देखिए। Fe2 पॉजिटिव मेरे इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में, +2 से +3, और इक्वेशन में एक ही Fe है, इसका मतलब एन वैल्यू को हम 1 ले सकते हैं। तो एन हमारा हो गया 1, ई नॉट हो गया 0.03, और एफ की वैल्यू आपको मालूम है हम रखेंगे 96500। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2895 जूल पर मोल, और अगर आप इसे किलो जूल में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो -2.895 किलो जूल पर मोल। मुझे चाहिए होगा Kc, और Kc के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एंटीलॉग n ई नॉट सेल अपॉन 0.059। n की वैल्यू 1 थी, ई नॉट 0.03 था, और ये आ गया 0.0591। इसको सॉल्व करने में बेटे जब हम एंटीलॉग निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटे 0.507। पॉइंट के पहले का नंबर पावर होता है तो 10 द पावर 0 यानी 1, यानी आपको अब एंटीलॉग टेबल में 50 की 7 वाली नंबर दे। ये देखिए हमारा 50 वाला हो गया, इसका 7 नंबर देखना है। सबसे पहले 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, वैल्यू है 3214। 3214, पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद लगाते हैं, तो आंसर इज 3214।